फ्रेंड्स, आज एक बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज फ्रेंड्स जो आपने बहुत बार अलग अलग जगह पे सुना होगा आज तक। इट इज TDS, विच इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या है ये एग्जैक्टली, क्या उसके इन डेप्थ प्रोविजंस है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फ्रेंड्स। अभी आप एक पहले बेसिकली थोड़ा इसको लाने के पीछे का गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या होगा, लॉ में इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया, उसका एक थोड़ा सिंपल लॉजिक में पहले समझने का ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, नौकर जब फैकल्टी को पे करेगा, आपसे पैसे कलेक्ट करेगा, फैकल्टी को उसका पेमेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, जब नौकर फैकल्टी को पे करेगा, बरोबर समझना, तब सपोज वो मुझे कैश से पे करता है। एग्जांपल के तौर पे हमको पता ही है फ्रेंड्स, हम डिस्कस करके आए हेड PGBP में कि 48 में हमने 43 में हमने डिस्कस किया था कि 10,000 से ऊपर का आप लेटर से एक पर्सन को एक दिन में पेमेंट करेंगे तो 30% डिसअलाउंस आएगा, सॉरी 100% डिसअलाउंस आएगा। वो हमने सीखा हुआ है, वो हमने समझा हुआ है फ्रेंड्स। बट सब जो एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 पर डे मुझे और लेटर हर एक फैकल्टी को पेमेंट किया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर। तो फ्रेंड्स नौकर क्या करेगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस एक्सपेंडिचर को डेबिट करेगा, सैलरी के फीस पे टू फैकल्टी, उसको डेबिट करेगा लिमिट तक है। जो हमने लिमिट बताई मैंने आपको 10,000 की लिमिट है, वो लिमिट तक हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया फ्रेंड्स। ओके, सपोज नौकर के पास एग्जांपल के तौर पे 50 फैकल्टी, तो 50 फैकल्टी का जो भी एक्सपेंडिचर आता होगा उसको यहाँ पे डेबिट करता गया, नौकर डेबिट करता गया, नौकर का आ गया ये फाइनली प्रॉफिट फ्रेंड्स। ओके, अभी आप समझो फैकल्टी क्या करेगी, इस फीस का, इस सैलरी का अपने प्रॉफिट एंड लॉस, सपोज फीस की बात करें तो इस फीस को मैं करूंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, बट रिसीव क्या हुआ है, कैश। रिसीव क्या हुआ है, कैश। ओके, तो जो भी मैंने कैश रिसीव की है फीस को, उसको यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, क्रेडिट। इतना समझे फ्रेंड्स आप। चलो, अभी नौकर को टैक्स पे करने का टाइम आया, तो नौकर तो ये जो प्रॉफिट आया था ना, उसके ऊपर नौकर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, जब फैकल्टी को टैक्स पे करने का टाइम आएगा, मैं क्या सोचूंगा, मैंने कैश रिसीव किया है, बरोबर समझना का मतलब मेरे एंड नौकर के अलावा किसी को नहीं पता है कि मैंने कैश रिसीव किया। हाँ, घर वाले को पता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें से खर्चा हो रहा होगा, बट एट लार्ज बताऊं तो गवर्नमेंट को नहीं पता होगा, ना लेटर से बैंक को पता है। इन शॉर्ट मेरे और नौकर के अलावा किसी को नहीं पता, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे नौकर एंड आपके अलावा किसी को नहीं पता है कि मैंने कैश में इनकम रिसीव की है, मैंने कैश में इनकम रिसीव की है, ऐसे किसी को नहीं पता है। हाँ, जो नौकर मुझे कैश की जगह चेक देता ना, तो बैंक को पता चलता कि स्मिथ का अकाउंट में कुछ पैसा रिसीव हुआ है। आप समझ रहे हो एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कैश रिसीव करूंगा, जिसका मैं शायद अकाउंटिंग ना करूं, जिसका मैं रिटर्न ना फर्निश करूं, जिसका मैं टैक्स का पेमेंट ना करूं, तो गवर्नमेंट को पता चलने के चांसेस कितने हैं वो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स। जो गवर्नमेंट नौकर के अकाउंट्स की स्क्रूटिनी करे, जो गवर्नमेंट लेटर से नौकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करे, तो उसमें पता चले कि 50 फैकल्टी को कैश पे किया गया है, बाद में उनका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा मेरे साथ, X फैकल्टी के साथ, Y फैकल्टी के साथ, Z फैकल्टी के साथ, A फैकल्टी के साथ, B फैकल्टी के साथ, उसका वो क्रॉस वेरिफिकेशन करे एंड मेरी रिटर्न में पता चले कि मैंने तो ये डिस्क्लोजर ही नहीं किया है, तब जाके मेरे मतलब मेरा जो ये टैक्स इवेजन है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, तब मैं पकड़ा जाऊंगा फ्रेंड्स गवर्नमेंट की आंखों में, गवर्नमेंट के हाथों में। अभी क्या होगा, नौकर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शायद स्क्रूटिनी हुआ ही नहीं, उसका चेकिंग हुआ ही नहीं, तो क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। जो क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो मैं नहीं पकड़ाया, मैंने जो भी टैक्स इवेजन किया वो एकदम फुल प्रूफ रहा, उसके ऊपर मुझे टैक्स पेमेंट करने की जरूरत ही ना पड़ी। कितना सारा टैक्स इवेजन हो सकता है, आप खाली समझो फ्रेंड्स, आप खाली सोचो। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, हर एक बार नौकर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्क्रूटिनी हो, बाद में मेरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो, उसके चांसेस बहुत 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 रेयर होते हैं। एक डेटा आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो 100 रिटर्न फाइल होते होंगे ना, रिटर्न की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, हर एक रिटर्न का मतलब उसमें टैक्स का पेमेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज नील रिटर्न भी होंगे जहां पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक मेरा इनकम होगा, तो मैं रिटर्न फाइल करूं, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी। तो 100 रिटर्न होंगे ना, तो गवर्नमेंट का ऐसा रेशियो है कि 3 to 5% केसेस विल ओनली बी सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटिनी, मतलब 100 में से गवर्नमेंट, आप हायर साइड ले लो 5%, 95% मतलब 95% का चेकिंग तो गवर्नमेंट करेगी ही नहीं कि आपका रिटर्न बरोबर है कि नहीं है। गवर्नमेंट मान लेगी, ट्रस्ट है गवर्नमेंट को आपके ऊपर कि वो प्रॉपर ही होगा। खाली 5% लोगों का स्क्रूटिनी हायर साइड होगा फ्रेंड्स।
उसमें नौकर का नाम आएगा, उसमें नौकर का मेरे साथ क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, तब जाके मैं पकड़ाऊंगा फ्रेंड्स। तो हमारा सीए का रिजल्ट आता है फ्रेंड्स टेंटेटिवली 10%, सीए फाइनल की बात करो टेंटेटिवली 10%, उसमें हम पास हो चुके हैं। मतलब हमारा नसीब है, हमारा हार्डवर्क ने कमाल की है, हम 10% में आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 90% चांसेस फेयर है कि आप बच जाएंगे। आप समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूं? 90% 95% चांसेस फेयर है कि आप बच जाएंगे। खाली 5% चांस है कि नौकर का केस स्क्रूटिनी में आया तो मेरा क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैंने इनकम अर्न की है बट डिस्क्लोज की नहीं है फ्रेंड्स। 10% एग्जामिनेशन में रिजल्ट में क्लियर हो चुके हैं, तो फ्रेंड्स नसीब तो लेके ही आया है फॉर श्योर। पता चला? तो फ्रेंड्स मैं इस इनकम को ना दिखाऊं एंड में नहीं पकड़ा जाऊंगा, उसके चांसेस बहुत 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 ब्राइट है, बहुत 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 फेयर है। एंड ये वीडियो, ये डिस्कशन गवर्नमेंट ने भी सुना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? देखती रहेगी कि चलो बहुत अच्छा हुआ, जबरदस्त आइडेंटिफाई कर लिया तुमने, तो टैक्स इवेजन कर दिया, क्या गवर्नमेंट देखती रहेगी? ना, गवर्नमेंट एक फुल प्रूफ गजब गजब प्रोविजंस लेके आई, एक बहुत फुल प्रूफ गवर्नमेंट ने प्लान बनाया। गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है? नौकर देख, नौकर ने बोला, बोलो गवर्नमेंट ने बोला नौकर तू जब फैकल्टी को पेमेंट करेगा तो तू फुल पेमेंट नहीं करेगा। तू सपोज 100 रुपीज क्या सपोज 1 लाख रुपए पे करेगा तो 1 लाख रुपए का पेमेंट नहीं होगा फैकल्टी को। 1 लाख में से 10%, इसका एक ग्रेट एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करो फ्रेंड्स। अभी 1 लाख में से 10% मतलब 10,000 कम पे करो, उतना नहीं पे करना है। एंड रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा 90,000 रुपीज का, उतना फैकल्टी को पेमेंट कर दिया जाएगा। जो बैलेंस यहाँ पे बचा 90,000 रुपीज का, उतना फैकल्टी को पेमेंट कर दिया जाएगा। उतना फैकल्टी को पेमेंट आ गया, फैकल्टी नाराज हो गई कि नौकर तूने खाली 90,000 का मुझे पेमेंट किया, 1 लाख का पेमेंट नहीं किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख रुपए का हुआ था, 90,000 क्यों आए? नौकर बोलेगा फैकल्टी, गवर्नमेंट ने बोला है ये जो 10,000 रुपीज हमने डिडक्ट किए हैं वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट होंगे इन माय नेम विथ माय पान। मेरा पान है लेट अस सी EBVPS 2403H, तो ये मेरे पान से गवर्नमेंट के पास ये मेरा पैसा डिपॉजिट होगा। एंड जब मेरा फाइनली टैक्स पेबल आएगा, बरोबर समझना, फाइनली मेरा जब टैक्स पेबल आएगा, सपोज मेरा टैक्स पेबल एग्जांपल के तौर पे 14,000 रुपीज आया, तो 14,000 मुझे गवर्नमेंट को पे करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी नौकर ने 10,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया है मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को, उसको मैं सिंपली यहाँ पे एज अ क्रेडिट क्लेम कर दूंगा। उतना मुझे वापस पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, उतना मुझे मिल जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, उतना मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा माइनस। एंड जो फ्रेंड्स बैलेंस 4,000 रुपीज बचेगा, उतना मुझे बैलेंस गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मैं रिपीट करूंगा, जब नौकर मुझे पेमेंट करेगा 1 लाख रुपए का, फैकल्टी को पेमेंट करेगा 1 लाख रुपए का, उसमें से 10% के हिसाब से, ये रेट एग्जांपल हमने इलस्ट्रेटिव किया है, ये 10% के हिसाब से नौकर 10% का टीडीएस टैक्स मतलब 10% को डिडक्ट करेगा। नाम क्यों पड़ा टीडीएस वो बता रहा हूं। ये नौकर 10% लेस करेगा, रिमेनिंग जो बैलेंस 90% होगा वो फैकल्टी को पे कर दिया जाएगा। फैकल्टी नाखुश हो जाएगी कि मुझे फुल पेमेंट की बात हुई थी, 1 लाख की बात हुई थी, 90 का पेमेंट क्यों आया? नौकर बोलेगा शांत हो जा, हमने 1 लाख का ही कॉन्ट्रैक्ट निभाया है, हमने वचन दिया है तुम जब 1 लाख मिलेंगे मतलब 1 लाख मिलेंगे फॉर श्योर। एंड ये 10,000 रुपीज नौकर मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, मेरे पान के साथ ये डिपॉजिट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स जब ये मेरा टैक्स लायबिलिटी में कंप्यूट करूंगा, एग्जांपल के तौर पे 14,000 मेरी लायबिलिटी आती है, तो उसमें से 10,000 का मुझे मिल जाएगा क्रेडिट, एंड ये 4,000 का मुझे लेटर से फाइनल बैलेंस पेमेंट करना पड़ेगा। आपके मन में ऐसा भी डाउट होगा सर टैक्स लायबिलिटी 0 आई तो टैक्स लायबिलिटी मेरी आई नहीं, 0 आई तो डिडक्शन था और कोई लॉसेस था जो यहाँ पे मैंने सेट ऑफ किया, टैक्स लायबिलिटी आई 0 आई तो कोई बात नहीं, माइनस तो 10,000 ही होगा फ्रेंड्स। तो सर ये तो नेगेटिव 10,000 हो गया, कोई बात नहीं, इसका क्या क्लेम कर पाएंगे? रिफंड। एंड लिटरली ये रिफंड आपको अवेलेबल होता है फ्रेंड्स, हम क्लेम करते ही है। 10,000 तो आपको क्या आने वाला है? रिफंड। मतलब जो आपके टैक्स लायबिलिटी 0 आई कि 1,000 रुपीज आई कि 2,000 रुपीज आई, सपोज 2,000 आई तो 8,000 का रिफंड आ जाएगा, जो 1,000 रुपीज आई तो 9,000 का रिफंड आ जाएगा। जो टैक्स लायबिलिटी 0 आई तो फुल आपको 10,000 रुपीज का रिफंड आने वाला है। सिंपल वर्ड्स में आपका जो भी रिडक्शन हुआ है तो नौकर ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट, उतना यहाँ पे लेस कर देंगे। एंड जो बैलेंस होगा पॉजिटिव आया तो पेएबल होगा, नेगेटिव आया तो रिफंडेबल होगा। बोलो डन? ओके। इससे क्या होगा वो 1 मिनट के बाद में बताता हूं फ्रेंड्स आपको, बट ये नाम टीडीएस कैसे पड़ा फैबा ने वो आपको बताने जा रहा हूं। ये जो 10,000 रुपीज है ना, ये हुआ टैक्स विच इज डिडक्टेड। देखो ये माइनस हुआ, देखो ये माइनस हुआ, देखो ये माइनस हुआ, विच इज डिडक्टेड। ओके, व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इनकम? नौकर। तो नौकर जब मुझे पे करेगा उस टाइम ही
उस पॉइंट पे ही, उस समय पे ही नौकर उसको लेस करेगा, डिडक्ट करेगा। सो उसका नाम क्या पड़ा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब मुझे पेमेंट किया जाएगा तभी ये पैसा डिडक्ट कर दिया जाएगा, तभी ये रेट से अमाउंट डिडक्ट कर दी जाएगी, मुझे बैलेंस ही पे किया जाएगा। सो उसका नाम पड़ा TDS, विच इज टैक्स पोर्शन विच इज 10%, डिडक्टेड लेस करेंगे एट सोर्स, जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है वो मुझे रिमेनिंग अमाउंट पे करेगा। सर इससे फायदा क्या? अभी भी मैं नहीं दिखाऊंगा, फैकल्टी अभी भी नहीं दिखाएगी 1 लाख रुपए। पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि स्मिथ 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज, लेटर से 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज का गवर्नमेंट के पास डेटा पहुंच चुका है। मतलब गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज, तो 100% के हिसाब से कितना? 1 लाख स्मिथ की इनकम है। गवर्नमेंट मेरे रिटर्न के साथ वेरीफाई इमीडिएटली कंप्यूटर मैनर में, मतलब इट इज टेक्नोलॉजी वाइज कर सकती है, कंप्यूटराइज मैनर में चेक कर सकती है कि 10% के हिसाब से 10,000 का किसी ने टैक्स का डिडक्शन किया हो तो 100% के हिसाब से 1 लाख मेरी इनकम होनी चाहिए। जब 1 लाख मेरी इनकम नहीं है, कुछ प्लस माइनस है, तो गवर्नमेंट का मुझे बुलावा आएगा, होना जरा मिलना है। पता चला फ्रेंड्स? तो ऐसा गवर्नमेंट ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है कि मैं चाहूं तो भी ऊपर से नीचे पढ़ूंगा तो भी इनकम डिस्क्लोज ना करूं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। पता चला बेसिक डिस्कशन क्यों गवर्नमेंट टैक्स TDS के प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करके लाई है हमारे सामने। मैं चाहूंगा तो भी इवेजन टैक्स का नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरी इंफॉर्मेशन, चलो लेट अस से कैश भी होगा तो भी डिडक्शन है, ये चेक होगा तो भी डिडक्शन है। ऐसा नहीं है कि कैश हो तो डिडक्शन नहीं होगा, चेक हो तो डिडक्शन होगा, ऐसी कोई माथाकूट नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बोला? नौकर कोई भी मोड से फैकल्टी को पेमेंट करे, वो कैश हो, चेक हो, ECS हो, कोई भी मोड, फर्क ही नहीं पड़ता। नौकर जब पेयर पे को कोई भी मोड से पेमेंट करेगा वो टैक्स का डिडक्शन करेगा ही करेगा फॉर श्योर। डन। एंड ये पैसा डिपॉजिट किया जाएगा गवर्नमेंट के पास, एंड ये जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ है उसकी मुझे यहाँ पे क्या मिल जाने वाली है? क्रेडिट। ओके, इतना मैं जब मेरा टैक्स पेबल कंप्यूट करूंगा उतना लेस कर दूंगा, फाइनली जो बैलेंस बचेगा, नेगेटिव आएगा तो रिफंड क्लेम करूंगा, फ्रेंड्स पॉजिटिव आएगा तो मुझे इतना ही पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। बोलो क्लियर? चकाचक, रेडी, एकदम मगज में फिट? ओके, तो फ्रेंड्स हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में कि ऐसे कौन से पेमेंट है जहां पे टैक्स का डिडक्शन करना है। मतलब रेंट पे करूं तो भी टैक्स का डिडक्शन होगा, सैलरी पे करूं तो भी टैक्स का डिडक्शन होगा, इंश्योरेंस कमीशन आएगा तो भी टैक्स का डिडक्शन होगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम, हॉर्स रेस, मतलब कार रेस तो भी टैक्स का डिडक्शन होगा। बाद में लेटर से कोई फॉरेन हमारे वहां पे स्पोर्ट्समैन आता है यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए, और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आता है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करता है, ब्रांड एम्बेसडर बनता है, उसका भी टैक्स का डिडक्शन करने का। मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम क्या सीखेंगे कि कौन सा पेमेंट कवर्ड है जिसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा, कौन सा पेमेंट कवर्ड है जिसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, फ्रेंड्स कौन से रेट से टैक्स का डिडक्शन होगा। अलग अलग पेमेंट होंगे तो अलग अलग उसके रेट्स होंगे, तो फ्रेंड्स कौन से रेट से उसका टैक्स का डिडक्शन होगा। नंबर 3, कोई लिमिट तो होगी ना, 100 रुपए का पेमेंट क्या टैक्स का डिडक्शन कर देने का? ऐसा हर एक बार हो भी सकता है, हर एक बार नहीं भी हो सकता, मतलब उसकी कोई लिमिट होगी जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये 3 पॉइंट जबरदस्त इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट इंपॉर्टेंट, वापस मैं रिपीट करूंगा, और भी पॉइंट्स है, हर एक सेक्शन हम डिस्कस करते जाएंगे, बट बेसिक ये 3 पॉइंट के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए कि पेमेंट कौन सा कवर्ड है जिसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा, रेट कौन से होंगे जिससे टैक्स का डिडक्शन होगा, एंड कौन सी लिमिट होगी मॉनेटरी जिसको क्रॉस करने के बाद टैक्स का डिडक्शन होगा। फ्रेंड्स डन। तो ये 3 पॉइंट हमको कंसिडर करने होंगे हर एक सेक्शन में, हर एक पेमेंट में। फ्रेंड्स डन। तो बेसिक हमारे मन में पिक्चर क्लियर है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं, कि कौन से केसेस में टैक्स का डिडक्शन होगा, कौन टैक्स का डिडक्शन करेगा, कैसे ये पूरा प्रोसीजर गवर्न होगा, उसको हम समझेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्रेंड्स ओके, हम हमारी जर्नी शुरू करें टीडीएस के बारे में एग्जैक्टली। उसके पहले 2-3 बेसिक बातें फ्रेंड्स। डिडक्टी 2 वर्ड हम यहां पे रिपीटेड डिस्कस करेंगे, एक होगा पेयर, एक होगा पेई, मीनिंग देयर बाय ये होगा डिडक्टर, ये होगा फ्रेंड्स डिडक्टी। जो पेमेंट कर रहा है नौकार वो पेयर, जिसको पेमेंट हो रहा है फैकल्टी वो पेई, जो डिडक्ट करेगा टैक्स उसको बोलेंगे डिडक्टर, जिसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसको बोलेंगे डिडक्टी। ओके, अभी फ्रेंड्स मैंने मेरा पान फर्निश नहीं किया, मतलब पान, अरे ना वे, वो परमानेंट अकाउंट नंबर वाले पान की बात हो रही है, वो पान मैंने फर्निश नहीं किया, तो रेट ऑफ टीडीएस वुड बी व्हाट। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने बोल दिया कि देखो तुम पान फर्निश नहीं करते हो, तुम टैक्स इंटेंशन तुम्हारा बुरा है, तुम्हारा इवेजन करने का इंटेंशन है, तो जो तुम पान फर्निश नहीं करते हो तो गवर्नमेंट टैली नहीं कर पाती है कि इसका क्रॉस वेरिफिकेशन गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। मैं नौकर को पान प्रोवाइड करूंगा तो नौकर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा ना, नौकर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करेगा तो क्रॉस वेरिफिकेशन होगा।
होगा। आप समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, जो तुम पान नहीं प्रोवाइड करेंगे, ओके कोई बात नहीं, तुम्हारा जो एक्चुअल रेट है उस पर्टिकुलर सेक्शन में वो और 20% विच एवर इज हायर। मैं रिपीट करना चाहूंगा, सपोज एग्जांपल के तौर पे कोई सेक्शन में रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। चलो एक पहली सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, 192 में नहीं पता चलेगा, ये चेक करो, इट इज फ्रेंड्स 193 विच इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस इज व्हाट 10%। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है फ्रेंड्स। अभी देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 10% टीडीएस का रेट प्रोवाइड किया। सपोज डिडक्टी ने, जिसको पेमेंट करने लेटर से पेयर जा रहा है, पेई डिडक्टी ने पान प्रोवाइड नहीं किया, तो रेट ऑफ टीडीएस वुड बी व्हाट, इट वुड बी एक्चुअल रेट विच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन विच इज 10% जो इलस्ट्रेशन में लिया, और 20% क्या करेंगे, विच एवर इज हायर। तो इस 20% से आपका टैक्स का डिडक्शन हो जाएगा, मतलब लगभग तमाम लोग प्रोवाइड कर ही देंगे फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट टीडीएस ऑन जीएसटी पोर्शन, जीएसटी एलिमेंट। एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स देखो ऐसा हुआ कि मैंने नौकार के ऊपर इनवॉइस बनाया, लेटर से ये स्मिथ का इनवॉइस है नौकार के ऊपर, लेटर से मेरी फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज इस लेटर से 1 करोड़ रुपीस एग्जांपल के तौर पे, घबरा मत जाना। ओके फ्रेंड्स, एंड उसके ऊपर का सीजीएसटी, उसके ऊपर का एसजीएसटी। ओके, सीजीएसटी 9% के हिसाब से आएगा, एसजीएसटी भी 9% के हिसाब से आएगा, बरोबर। इंट्रा स्टेट सप्लाई सी प्रोसेस लगता है, हम सबको पता है फ्रेंड्स। ये कितना आएगा 9 lakhs ऑफ रुपीज, एंड ये भी कितना आएगा फ्रेंड्स 9 lakhs ऑफ रुपीज। तो व्हाट इज अवर फाइनल टोटल, आप चेक करो, तो इट इज व्हाट फ्रेंड्स 1 करोड़ 18 lakhs ऑफ रुपीज। ये फ्रेंड्स मेरा टोटल हो गया 1 करोड़ 18 lakhs, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज फ्रेंड्स 1 करोड़ 18 lakhs ऑफ रुपीज, ये हमारा टोटल हो गया फ्रेंड्स। अभी व्हाट इज माय क्वेश्चन, कि नौकर मेरा टैक्स को डिडक्ट करेगा फॉर श्योर, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, बट व्हाट अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस, बोलो 1 करोड़ 18 lakhs, 1 करोड़ के 18 lakhs। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि टीडीएस आपका होगा ना, वो फीस के ऊपर होगा, ये जीएसटी एलिमेंट के ऊपर हम टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये जो 18 lakhs रुपीज है उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स 10% हम अज्यूम कर ले, एक्चुअली 10% ही लगता है, प्रोविजन हमने पढ़े नहीं है, सो आपको पता नहीं, बट मुझे तो पता ही है फ्रेंड्स। ओके, इट इज 10% टीडीएस, तो ये 1 करोड़ रुपीज का फ्रेंड्स 10% होगा, इट वुड बी 10 lakhs ऑफ रुपीज, जिसके ऊपर हमारा टैक्स का डिडक्शन होगा फ्रेंड्स। 10 lakhs रुपीज मेरा क्या हो गया, टीडीएस। समझे फ्रेंड्स एग्जैक्टली, ये जीएसटी पोर्शन के ऊपर टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा। ओके, टीडीएस ऑन जीएसटी एब्सोल्युटली ना, जीएसटी एलिमेंट के ऊपर, जीएसटी पोर्शन के ऊपर हम टैक्स डिडक्ट करने वाले नहीं है। ओके, नौकर को टैक्स डिडक्ट करना था, नौकर ने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया। गवर्नमेंट ने नौकर को तो बोल दिया कि नौकर तू जब पेमेंट करेगा फैकल्टी को, तुझे टैक्स का डिडक्शन करना है, टैक्स डिडक्ट करके ही रिमेनिंग अमाउंट नौकर लेटर से फैकल्टी को पे करना चाहिए था नौकर को, पर नौकर ने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया। बोलो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे फ्रेंड्स? ये कॉन्सिक्वेंसेस हम सीख के आए हैं हिड पीजीबीपी में, जिसमें ऐसा डिस्कशन किया था कि कोई भी रेसिडेंट को आपने पेमेंट किया हो जहां पे टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, पर आपने डिडक्ट नहीं किया तो कम किया, करके डिपॉजिट नहीं किया, तो इन दिस सिनेरियो आपका जो भी डिडक्शन होगा वो 30% आपका डिसअलाउंस आ जाएगा, वो तो डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। एंड जो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, याद है फ्रेंड्स, एनी पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और लेटर से इंडिया में नॉन सिटीजन नॉन रेसिडेंट को आपने पेमेंट किया हो, तो 100% डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा फ्रेंड्स। तो मतलब जो आपने टीडीएस के प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए हैं, तो पीजीबीपी हेड में आपका जो भी पेमेंट होगा वो इधर 30% और 100% वहां पे आपको डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा, उतना फ्रेंड्स आपका इनकम ज्यादा हो जाएगा, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इन सब्सिक्वेंटली आपको बताइए कि सब्सिक्वेंटली आपने टैक्स का डिडक्शन कर दिया, पहले डिडक्ट किया था, डिपॉजिट नहीं किया तो बाद में आपने डिपॉजिट कर दिया, तो उसका डिडक्शन बाद में आप क्लेम कर सकते हो। बट सिंपल वर्ड्स में आपको बता दो, तो जो आपने ये प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया तो उसका रेफरेंस ऑलरेडी हमने बीच में सीख लिया है, आपका 30% डिसअलाउंस आ सकता है, आपका 100% डिसअलाउंस आ सकता है। डन, रेडी, चकाचक। 3 पॉइंट, डिडक्टी पेई ने पान फर्निश नहीं किया, तो एक्चुअल रेट जो भी प्रिवेलेंट होगा वो और 20% विच एवर इज हायर, उतना डिडक्शन आपका होगा। रेट वाइज जीएसटी एलिमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। एंड फ्रेंड्स, जो आपने ये प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए एज अ पेयर, जो प्रोविजन आपने कंप्लाई नहीं किए, तो आपका डिसअलाउंस आएगा 30 और 100% एज द केस बी फ्रेंड्स। डन, ओके। तो एग्जैक्टली क्या प्रोविजन है, कौन से पेमेंट्स में ये टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा, टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, उसका डिस्कशन स्टार्ट होता है हमारे सेक्शन 192 से, विच इज सैलरी। फ्रेंड्स, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है
तो हमने हेड सैलरी में सीखा था देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एंड जो पेमेंट गवर्न होगा इट वुड बी व्हाट सैलरी। फ्रेंड्स इसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन करना होगा एम्प्लॉयर को। ओके तो जब भी एम्प्लॉय को पेमेंट किया जाएगा फुल पेमेंट नहीं किया जाएगा, जो सैलरी आपका पर मंथ सेट हो रहा होगा उसमें से टैक्स का डिडक्शन होगी, रिमेनिंग अमाउंट ही हमारे एम्प्लॉय को पे की जाएगी। फ्रेंड्स इसका एक एग्जैक्ट प्रैक्टिकल वर्जन आपको बता दूं तो एकदम इजी हो जाएगा इसको समझने के लिए। फ्रेंड्स आपको सेक्शन 192, सपोज कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एम्प्लॉयड है। कौन एम्प्लॉयड है? बेटा से आलिया। आलिया क्या बनी फ्रेंड्स? एम्प्लॉई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन बना फ्रेंड्स? एम्प्लॉयर। ओके अभी देखो फ्रेंड्स क्या होगा। सपोज आलिया की सैलरी फिक्स हुई, एग्जांपल के तौर पे 12 लाख ऑफ रुपीज, मतलब पर मंथ 1 लाख रुपये हुआ फ्रेंड्स। पर मंथ आप चेक करो तो ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई? 1 लाख। सपोज और कोई लेट अस से डीएनएस अलाउंस है, फलाना अलाउंस है, टिकना अलाउंस है, परक्यूजिट्स है, सपोज ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ओके तो ये ग्रॉस सैलरी हो गई, उसमें से आप लेस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन और लेट अस से मैं इसको ग्रॉस सैलरी रखता हूं। ओके इसमें से तुम टैक्स का डिडक्शन लेस कर दो जो हम कंप्यूट करने जा रहे हैं एंड ये जो बैलेंस नेट सैलरी बचेगा उतना आलिया को पे किया जाएगा। तो कितना टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा? तो उसके लिए फ्रेंड्स हमको आलिया की सैलरी कंप्यूट करनी पड़ेगी। बरोबर समझना प्लीज। ये ग्रॉस 1 लाख रुपए आ गया, उसमें से टैक्स का डिडक्शन लेस होगा। कितना टैक्स का डिडक्शन होगा अंडर सेक्शन 192 वो आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड फिर जो ये जो नेट सैलरी आएगी उतना पेमेंट किया जाएगा हमारे एम्प्लॉय आलिया को। ओके अभी कैसे टैक्स का डिडक्शन कंप्यूट करने का? फ्रेंड्स देखो आलिया की सैलरी कितनी है तो 12 लाख ऑफ रुपीज, तो उसका टैक्स कंप्यूट करेंगे तो कैसे आएगा? देखो फ्रेंड्स सैलरी में से आपको क्या मिलने वाला है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये भूल मत जाना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एसडी 50,000 का हमको क्या मिलने वाला है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो बचेगा इट वुड बी 11,50,000 रुपीज। इसके ऊपर का टैक्स पेबल कैसे कंप्यूट करेंगे फ्रेंड्स? हम देखो 2.5 लाख तक आपको कोई इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। एज नॉर्मल रखते हैं कि सपोज लेटर से 25 एज की है एग्जांपल के तौर पे। ओके तो फ्रेंड्स देखो 1150 उसका फाइनली लेटर सैलरी आया। ओके 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स पे करने की आपको रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। 2.5 से 5 का जो भी डिफरेंस होगा 2.5 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर का 5% मतलब 12,500 आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। प्लस आएगा फ्रेंड्स 5 लाख से लेकर 10 लाख का डिफरेंस, मतलब 5 लाख का डिफरेंस आया उसके ऊपर का 20% आपको पे करना पड़ेगा, मतलब 1 लाख ऑफ रुपी। ओके तो 5 लाख से लेके 10 लाख का डिफरेंस 5 लाख का आया, उसके ऊपर का 20% 1 लाख हमको पे करना पड़ा। एंड 10 लाख को जितना क्रॉस करता है विच इज 1,50,000 ऑफ रुपीज, उसका 30% आपको पे करना पड़ेगा विच इज फ्रेंड्स 45,000 ऑफ रुपीज। आप समझ रहे हो एक्जेक्टली? 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। 2.5 से लेकर 5 लाख का जो भी डिफरेंस होगा 2.5 लाख रुपए का, उसके ऊपर का 5% मतलब 12,500 पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। फ्रेंड्स 5 लाख से लेकर 10 लाख का जो भी डिफरेंस होगा 5 लाख रुपए का, उसके ऊपर फ्रेंड्स 20% पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी विच इज 1 लाख ऑफ रुपी। एंड फ्रेंड्स जो भी 10 लाख को क्रॉस करेगा विच इज 1,50,000, उसके ऊपर 30% पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी विच इज 45,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। ओके तो 12,500 प्लस 1 लाख ऑफ रुपीज प्लस 45,000 रुपीज, इट वुड बी व्हाट 1,57,500 ऑफ रुपीज। ये मेरा टैक्स आया, बट उसमें ऐड करना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो प्लस 4% कर देता हूं डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स मेरा टैक्स पे फाइनली कितना आया? मेरा टैक्स फाइनली आप चेक करो तो 163,800। ये 157,500 में 4% बता दो फ्रेंड्स आपको, इट इज 6,300। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे पास जो टैक्स आया वो कितना आया? इट इज 1,63,800 रुपीज। ये मेरा टैक्स फाइनली आ गया। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? ना चकाचक रेडी। ओके तो फ्रेंड्स आलिया को फाइनली इतना टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। फ्रेंड्स इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 12 बिकॉज पर मंथ हम जब 1 लाख रुपए की सैलरी को पे करेंगे, आप समझ रहे हो एक्जेक्टली? पर मंथ जब 1 लाख रुपए की सैलरी को पे करेंगे उसमें जो भी हमारा ये टैक्स होगा 163,800 उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो हमारा पर मंथ कितना आया फ्रेंड्स? इट वुड बी 13,650। इतना लेस कर देंगे बिकॉज इतना हमको पे नहीं करना है। ये एलिमेंट हमारा होगा टीडीएस का। ये टैक्स जो आलिया को पेबल आएगा वो ही टीडीएस। आप समझ रहे हो? ये जो टैक्स आलिया का आएगा वो ही क्या आ जाएगा? टीडीएस। मतलब यही आपको डिडक्ट कर देना है, कंपनी को ये डिडक्ट करके रिमेनिंग बैलेंस किसको पे करना है? आलिया को। मतलब पर मंथ आप चेक करो 13650, उतना आलिया की सैलरी से सिंपली लेस कर देंगे, इट इज 13650। फ्रेंड्स जो नेट सैलरी बचेगी, बैलेंस बचेगा 1 लाख माइनस 13650, इट कम्स टू व्हाट? 86,350। फाइनली फ्रेंड्स इतना पेमेंट करना पड़ेगा
पर मंथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीइंग एम्प्लॉयर, जब आलिया को पेमेंट करेगा बीइंग एम्प्लॉय, इतना पेमेंट फाइनली जाएगा 86350। बोलो खबर पड़ी एग्जैक्टली जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं। मतलब सैलरी के केस में जितना भी आपका टैक्स एम्प्लॉय का पेबल आता है वो आपका टीडीएस, जितना भी एम्प्लॉय का टैक्स पेबल आता है वो आपका टीडीएस, एंड उसको पर मंथ में डिवाइड कर दो, बिकॉज फ्रेंड्स पर मंथ आप सैलरी पे कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपका टैक्स डिडक्शन भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। बोलो खबर पड़ी एग्जैक्टली डन। तो ये हमारा सेक्शन 192 सैलरी। बहुत इंटरेस्टिंग और भी 2-3 पॉइंट्स है, पढ़ते पढ़ते समझते जा रहे हैं फ्रेंड्स। देखो पे यार लगभग मैंने ट्राई किया है कि हर एक सेक्शन में ये टेबल आपके पास अवेलेबल हो, जो डे बिफोर एग्जामिनेशन रिवीजन करने के लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा फ्रेंड्स आपको। ओके, यहाँ पे पेयर कौन, जो पेमेंट कर रहा है, ओके वो कौन, एम्प्लॉयर। ऑब्वियसली फ्रेंड्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा होगा। यहाँ पे रेसिपिएंट कौन होगा फ्रेंड्स, एम्प्लॉई, जिसको पेमेंट रिसीव हो रहा है बीइंग सैलरी। नेक्स्ट आप चेक करो पेमेंट यहाँ पे कौन सा कवर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 192, तो यहाँ पे पेमेंट कौन सा कवर्ड होगा, इट इज टैक्सेबल सैलरी ऑफ एम्प्लॉई। टैक्सेबल सैलरी का मतलब सर्टेन परक्यूजिट्स है, सर्टेन लेटर्स है, हमारे वहां पे अलाउंसेस है जो एग्जम्प्ट है, तो उतना लेस उतना हमको इनकम के तौर पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप समझो जिसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर हम टैक्स डिडक्ट भी क्यों करेंगे। देयर इज नो पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टैक्स ऑन इनकम व्हिच इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। आप समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी एम्प्लॉय की कंसीडर करने की, कब डिडक्शन करने का टैक्स का, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब उसको हम पे करेंगे, ध्यान से, जब उसको हम पे करेंगे उस समय पे उसका टैक्स का डिडक्शन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, एंड मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड विदाउट टीडीएस, मतलब ऐसी कोई अमाउंट है जो हम विदाउट टीडीएस पे कर सकते हैं। इट इज व्हाट फ्रेंड्स, एग्जेम्पशन लिमिट, विच इज व्हाट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। फ्रेंड्स देखो कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी पर मंथ 10,000 रुपीज है, प्लीज समझना, कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी पर मंथ 10,000 रुपीज है, मतलब पूरे समय 1,20,000 हुआ। 1,20,000 का टैक्स कितना हुआ, शाहरुख खान 0। अब समझ रहे हो 1,20,000 का टैक्स कितना होगा, इट वुड बी 0। अभी आपका टैक्स ही 0 आ रहा है, तो उसके ऊपर का टैक्स डिडक्शन करके करोगे क्या। सपोज आपकी सैलरी पर मंथ 20,000 रुपीज है, आपकी सैलरी तो फ्रेंड्स 5 करोड़ होगी पर सेकंड, बट एग्जांपल के तौर पे आपकी सैलरी 20,000 रुपीज पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे इट वुड बी व्हाट, 2,40,000 ऑफ रुपीज, हाँ के ना, हाँ। अभी 2,40,000 के ऊपर टैक्स पेबल कितना आएगा, शाहरुख खान 0, तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन करके करने का ही क्या, तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि जो भी आपका टैक्स पेबल आ ही नहीं रहा है, आपकी सैलरी अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ओके, रेट ऑफ टीडीएस वुड बी व्हाट, इट इज नॉर्मल रेट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, इट वुड बी नॉर्मल टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि उसकी सैलरी 12 लाख रुपीस होगी, तो उसका नॉर्मल जो भी सैलरी के हिसाब से कंप्यूट करना पड़ता होगा वो हम नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन कर देंगे। नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन करने के बाद उसको पर मंथ में डिवाइड कर देंगे, आपका जो भी पर मंथ सैलरी होगा उसमें से उसको लेस कर देंगे, तो फ्रेंड्स बैलेंस आएगा नेट सैलरी, उतना हम एम्प्लॉय को ऑन हैंड पेमेंट कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, एंड ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, विच इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग पेमेंट विदाउट टीडीएस और विद लोअर रेट ऑफ टीडीएस। कभी फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि आपकी ऐसी इच्छा है, या आगे हर एक सेक्शन में लघुभग आएगा फ्रेंड्स, उसको बरोबर समझ लो। आपकी ऐसी इच्छा हो सकती है कि मुझे ये रेट से टैक्स का डिडक्शन नहीं होना चाहिए, मुझे कम रेट से टैक्स का डिडक्शन होना चाहिए, और होना ही नहीं चाहिए मुझे टैक्स का डिडक्शन। तो फ्रेंड्स आप असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन कर सकते हो, एंड वो आपको एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा। वो सर्टिफिकेशन के हिसाब से आप जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें लोअर रेट लिखा होगा, तो लोअर रेट से टैक्स का डिडक्शन हो सकता है। उसमें मना कर दिया होगा आपको कि आपके ऊपर टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके ऊपर जो भी पेयर होगा, जो भी एम्प्लॉयर होगा, वो आपके ऊपर टैक्स का डिडक्शन करेगा नहीं। उसके लिए फॉर्म कौन सा होगा, इट वुड बी फॉर्म नंबर 13 फ्रेंड्स। ओके, मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर वो आपका असेसमेंट करेगा कि आपको क्यों टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एक बार आपके ऊपर असेसमेंट करेगा, आपका चेकिंग करेगा, आपके डिटेल्स को कंसिडर करेगा। तो फ्रेंड्स आप ऐसा प्रूव कर दो कि आपको टैक्स पेबल आता ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है आता नहीं है, पता नहीं आता नहीं, खबर पड़े उसको जो है आपको टैक्स पेबल होता ही नहीं है, आप ऐसा प्रूव कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपको आपका जो भी पेयर होगा उसको टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसा प्रूव कर देंगे कि ये जो रेट से आपका टैक्स कंप्यूट होगा उस रेट से जरूरत नहीं है, थोड़ा कम रेट से जरूरत है, आप उसको कैलकुलेशन प्रूव कर दो, तो वो आपको सर्टिफिकेट देगा जिसके बेसिस के ऊपर आपका जो भी टैक्स डिडक्शन होगा वो लोअर रेट से होगा।
आप समझ रहे हो, दो चीज हो सकती है, आइदर टैक्स का डिडक्शन होगा ही नहीं, आइदर होगा तो लोअर रेट से होगा। ऐसा एप्लीकेशन करके आप सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे एंड वो सर्टिफिकेट आप एम्प्लॉयर को सबमिट करोगे तो अकॉर्डिंगली आपका जो भी टैक्स डिडक्शन होगा वो लोअर रेट से होगा, आइदर होगा ही नहीं, एज पर दिस सर्टिफिकेट विच इज गिवन बाय असेसिंग ऑफिसर, जिसको बोलेंगे फॉर्म नंबर 30। बोलो खबर पड़ी? ओके, तो पेयर यहाँ पे कौन होगा? एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी पे कर रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉई कौन होगा? रेसिपिएंट। पेमेंट कौन सा कवर्ड है? विच इज टैक्सेबल सैलरी। और टैक्स का डिडक्शन कब करने का? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आपको पेमेंट रिसीव होगा तब उसके ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स? इट इज फ्रेंड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जो मेरा टैक्स पेबल लेटर से आ ही नहीं रहा है बिकॉज मेरी सैलरी अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीडीएस। एंड फ्रेंड्स रेट वुड बी व्हाट? जो मेरी सैलरी है उसके ऊपर का नॉर्मल आपको टैक्स कंप्यूट करने का, वो मेरा क्या बन जाएगा? इन टोटल टीडीएस। एंड फ्रेंड्स वेदर आई कैन रिसीव पेमेंट विदाउट टीडीएस और टीडीएस एट अ लोअर रेट, आंसर इज एब्सोल्युटली यस, व्हिच इज बाय वे ऑफ फॉर्म नंबर 13। डन। चलो अभी 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 गजब होने वाला है, देखना ध्यान से, बहुत मजा आने वाली है। इन केसेस वेयर assessee is simultaneously employed under more than one employer। मजा आई? मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम कर रहा हूं, साथ में टाटा में भी काम कर रहा हूं, दोनों जगह पे काम कर रहा हूं, 4 घंटे यहां पे काम कर रहा हूं, 4 घंटे यहां पे कर रहा हूं, दोनों जगह पार्ट टाइम काम कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे टैक्स का कैलकुलेशन? ओके। और असेसी टेक्स अप जॉब विद अनदर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर हिज रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉयर। अभी क्या हुआ, यहां पे पार्ट टाइम 2 जगह पे काम कर रहा था, अभी मैंने क्या किया? रिलायंस में रेजिग्नेशन दिया, रिलायंस से मैं टाटा में शिफ्ट हो गया, रिलायंस से मैं रेजिग्नेशन दिया, मैं टाटा में शिफ्ट हो गया, तो अभी क्या करने का? ओके, जिसका सॉल्यूशन यहां पे है, ही मे फर्निश डिटेल्स ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी ड्यू और रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, टैक्स डिडक्टेड देयरफ्रॉम एंड सच अदर पर्टिकुलर्स टू हिज करंट एम्प्लॉयर। मतलब देखो, रिलायंस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाटा को प्रोवाइड करनी पड़ेगी बिकॉज अल्टीमेटली आपका रेट हायर हो जाएगा। अब समझे, रिलायंस से आप कमा रहे हो एग्जांपल के तौर पे 10 लाख रुपए एंड टाटा से कमा रहे हो 10 लाख रुपए, तो अल्टीमेटली आपकी इनकम तो 20 लाख रुपए हो गई, मतलब आपको 30% 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल होना चाहिए। आप एक्जेक्टली समझ रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिलायंस आप कमा रहे हो 10 लाख रुपए, टाटा से कमा रहे हो 10 लाख रुपए, रिलायंस 10 लाख के हिसाब से टैक्स का डिडक्शन करेगा, टाटा 10 लाख से हिसाब से टैक्स का डिडक्शन करेगा, तो गलत हो जाएगा ना, बिकॉज आपकी इनकम तो टोटल 20 लाख हो गई, तो 20 लाख के हिसाब से आपका टैक्स पेबल ज्यादा आएगा, अकॉर्डिंगली आपका टैक्स डिडक्शन होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको फर्निश करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर को, रिलायंस की डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी टाटा को, टाटा की डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी रिलायंस को, एंड अकॉर्डिंगली उनको बोलना पड़ेगा कि तुम हायर रेट से टैक्स का डिडक्शन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, रिलायंस से आपका शिफ्टिंग हो रहा है टाटा में, यहाँ पे आपने रेजिग्नेशन दिया, यहाँ पे आप बिजनेस यहाँ पे आपका जॉब कंटिन्यू होता है, तो टाटा को बताना पड़ेगा कि रिलायंस में आपने क्या क्या कमाया था, उसका टैक्स डिडक्शन क्या है। अकॉर्डिंगली टाटा में इंक्रीमेंट्स के साथ गए होंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली पूरा वापस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा उसका टैक्स पेबल, एंड अकॉर्डिंगली रिमेनिंग मंथ्स में आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। आप समझे एक्जैक्टली फ्रेंड्स? एग्जांपल के तौर पे रिलायंस में आपका 1000 रुपए का टैक्स हो चुका था, टाटा में आपका टोटल टैक्स कितना हो रहा है? 3000 रुपए का, आपकी इनकम के ऊपर 3000 रुपए का टैक्स हो रहा है, तो 3000 माइनस 1000 करके जो भी 2000 रुपए बैलेंस बचेंगे ना फ्रेंड्स, वो अकॉर्डिंगली आपकी रिमेनिंग मंथ्स में लेटर से पर मंथ ऐसे डिवाइड करके बैलेंस आपको पे कर दिया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में ये इसको पता होना चाहिए कि इसकी इनकम डिटेल्स क्या है, इसको पता होना चाहिए कि इसकी इनकम डिटेल्स क्या है, अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेशन करके वो आपका टीडीएस का लेटर से प्रोसीजर खत्म करेंगे। एंड जो टाटा में आप नई कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो इसकी डिटेल्स आपको यहां पे फर्निश करनी होगी, एंड अकॉर्डिंगली वो टैक्स का डिडक्शन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, thereupon subsequent employer, मतलब जो नया एम्प्लॉयर आपका आया है, should take such information into consideration and then deduct the tax remaining payable in respect of employees remuneration from both employer put together for the relevant financial year। मतलब ये दोनों का कैलकुलेशन टोटल करेगा, उसके ऊपर का टैक्स कंप्यूटेशन करेगा, एंड वो टैक्स आपके पर मंथ सैलरी में से डिडक्ट होना चाहिए इन रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स, जितने महीने के लिए आप टाटा के पास हो। आप समझे एक्जैक्टली फ्रेंड्स? ओके, तो ये अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप एक साथ दो एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे होंगे और एम्प्लॉयर आप शिफ्ट कर रहे हो, तो इन शॉर्ट आपका जो भी टोटल टैक्स होगा ना फ्रेंड्स, उसका डिडक्शन होके आना चाहिए। सिंपल लॉजिक क्या बैठता है, आपका दोनों एम्प्लॉयर्स का टोटल टैक्स, रिलायंस टाटा का टोटल टैक्स आपका कितना आ रहा है, उतना डिडक्शन आपकी सैलरी में से हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको प्रोसीजर सेट करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, डन। अ टैक्स पेयर having salary income in addition to other income chargeable to tax for that financial year। अभी फ्रेंड्स देखो, मेरे पास खाली सैलरी इनकम नहीं है, मेरे पास तो आईफोर्स इनकम भी है,
पता चला मेरे पास खाली सैलरी इनकम नहीं है, मेरे पास तो अदर इनकम भी है, मेरे पास तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है। तो क्या करने का, ध्यान से पढ़ने का। अ टैक्स पेयर हैविंग सैलरी इनकम इन एडिशन टू अदर इनकम, मतलब सैलरी तो है बट अदर इनकम के एडिशन में है। चार्जेबल फॉर टैक्स फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर मे सेंड टू द एम्प्लॉयर द फॉलोइंग, तो मुझे एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ेगा क्या, particulars of such other income and particulars of any tax deducted under any other provisions, मतलब ये इंफॉर्मेशन मुझे मेरे एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी एंड उसके ऊपर सपोज को टैक्स का डिडक्शन हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे लेटर से मेरे एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, लॉस, कोई लॉस हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, हाईफोर्स में लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हुआ, तो मेरी सैलरी के ऊपर अल्टीमेट उतना टैक्स डिडक्शन तो कम हो जाएगा ना। सपोज एग्जांपल के तौर पे सैलरी है 7 lakhs of rupees, ओके, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आया लेटर से 1 lakh रुपी एंड लेटर से आईफोर्स में लॉस आया एग्जांपल के तौर पे 2 lakhs of rupees, तो वो एम्प्लॉयर तो क्या करेगा फ्रेंड, 7 लाख के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन कर देगा। ओके, अकॉर्डिंगली आपका टैक्स ज्यादा आएगा, बट एक्चुअली जब आप टैक्स पेबल कंप्यूट करोगे आप इस लॉसेस को सेट ऑफ करोगे नहीं करोगे। बिजनेस लॉस को मैं सैलरी के सामने सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा, बाकी लॉसेस को तो सेट ऑफ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एब्सोल्युटली कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरी फाइनली जीटीए आप चेक करने के लिए जाओ वो तो खाली 4 lakhs रुपीज ही आएगी, बट मेरा जो टीडीएस होगा वो तो 7 lakhs की सैलरी के हिसाब से टैक्स का डिडक्शन होगा। आप समझे? तो ये डिटेल्स मुझे सबमिट करनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को कि ये मेरा लॉस है, बट कौन सा लॉस मैं सबमिट कर पाऊंगा, तो मैंने एरो किया ना, वही खाली लॉस अंडर रेट हाउस प्रॉपर्टी, बाकी कोई लॉस को आप वहां पे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, आपका टीडीएस तो ज्यादा रेट से ही होगा। फ्रेंड्स, ओके, द एम्प्लॉयर शैल टेक अबव पर्टिकुलर्स इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग टीडीएस। सिंपल वर्ड्स में आपकी सैलरी कितनी होगी फ्रेंड, 7 lakhs of rupees, आप एम्प्लॉयर को डिटेल्स देंगे तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को वो यहाँ पे सेट ऑफ करेगा विच इज 1 lakh of rupee एंड 6 लाख के ऊपर आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। बट सर हमारा जीटीए तो खाली 4 लाख रुपए आया, कोई चिंता ना करो, जो भी बैलेंस एक्सेस आपका बचता है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, उसमें हमको कोई चिंता नहीं है। बट आपका जो भी टैक्स डिडक्शन होगा वो तो 6 lakhs rupees के ऊपर ही होगा, वो 4 lakhs rupees के ऊपर होने वाला नहीं है, बिकॉज खाली हाउस प्रॉपर्टी का लॉस यहाँ पे आप सेट ऑफ कर पाएंगे एज अ टीडीएस प्रोविजन खाली, बाकी जीटीए के इसमें तो डेफिनेटली पूरे लॉस सेट ऑफ कर पाएंगे, इसका भी लॉस सेट ऑफ कर पाएंगे, इसका भी लॉसेस को सेट ऑफ कर पाएंगे। आईफोर्स का मतलब कैजुअल लॉस नहीं है फ्रेंड्स, इट इज नॉट विनिंग फ्रॉम लॉटरी लॉस पर्पस, या अदर लॉस है आईफोर्स साइड में, मतलब ये मैंने हाउस प्रॉपर्टी को इसके सामने सेट ऑफ किया, 2 lakhs को भी इसके सामने सेट ऑफ किया, फाइनली मेरी जीटीए तो 4 lakhs रुपीज आएगी, मेरा टैक्स रिडक्शन 6 lakhs रुपीज के ऊपर हुआ होगा, तो बैलेंस जो बचेगा उसको मैं रिफंड क्लेम कर दूंगा। फ्रेंड्स, डन, ओके। तो फ्रेंड्स, सैलरी के अलावा मेरी जो अदर इनकम होगी उसकी डिटेल्स भी मैं लेटर से मेरे एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर सकता हूं, उसके ऊपर जो भी टैक्स डिडक्शन हुआ होगा उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं गवर्नमेंट को लेटर से एम्प्लॉयर को प्रोवाइड कर सकता हूं। एंड फ्रेंड्स, लॉस होगा, ध्यान से एमसीक्यू में पूछेंगे आपको, जो लॉस होगा तो खाली कौन सा लॉस यहाँ पे सेट ऑफ होगा, इट वुड बी हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ। जीटीए के लिए डेफिनेटली सारे लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे एज पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो खाली यहाँ पे 6 lakhs के ऊपर आपका टैक्स का डिडक्शन होगा फ्रेंड्स, एंड नॉट 4 lakhs of rupees। डन, रेडी, चकाचक, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 192 व्हिच इज टीडीएस ऑन सैलरी। ओके, झलक पता चली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम क्या डिस्कस करेंगे टीडीएस में। एक पेमेंट हमने कंसीडर किया व्हिच इज सैलरी, उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन कैसे होगा, कौन करेगा, कब करना है, रेट क्या, लिमिट क्या, उसको हम डिस्कस करेंगे। ऐसे अलग अलग लेटर से सेक्शंस है जिसमें अलग अलग पेमेंट्स कवर्ड है, जिसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ओके, मेरी लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, पेयर एम्प्लॉयर है जो एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है एंड वो टैक्सेबल सैलरी यहाँ पे एज अ पेमेंट कवर्ड है। जब पेमेंट किया जाएगा उस समय पे ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा। लेटर से बेसिक एग्जाम लिमिट का आपको डेफिनेटली फायदा होगा, मतलब आपकी सैलरी बेसिक एग्जाम लिमिट को क्रॉस करेगी तब जाके उसके ऊपर आपका टैक्स का डिडक्शन करना पड़ेगा। आपका जो भी टैक्स कंप्यूटेशन होगा वो नॉर्मल रेट्स ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से होगा। आप टैक्स डिडक्शन रुकवा भी सकते हो, कम रेट से भी करवा सकते हो, उसके लिए फॉर्म नंबर 13 आपका सॉल्यूशन है। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे होंगे तो डिटेल्स एक दूसरे की फर्निश करनी पड़ेगी। आप शिफ्ट कर रहे होंगे एम्प्लॉयर को तो नए एम्प्लॉयर को आपकी पुराने एम्प्लॉयर की जो भी इनकम है वो डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। एंड फ्रेंड्स, जब आप सैलरी में से टैक्स का डिडक्शन की बात कर ही रहे हो तो अदर इनकम की भी डिटेल्स भी आप फर्निश कर सकते हो। एंड जो लॉसेस की बात है उसमें खाली हाउस प्रॉपर्टी को लॉस आप सबमिट कर सकते हो, बाकी कोई लॉस यहाँ पे आप सेट ऑफ कर पाएंगे नहीं। फ्रेंड्स, बोलो क्लियर? डन। ऐसे अलग अलग पेमेंट्स है जिसमें हमारे पास सेकंड अवेलेबल है, इट इज सेक्शन 193 व्हिच इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। Next is friends section 193 which is interest on securities। अभी देखो फ्रेंड्स, मैं एक इन्वेस्टर हूं, प्लीज बरोबर समझना।
मैंने इन्वेस्ट किया है इन सिक्योरिटीज। सर कौन सी सिक्योरिटीज? लेट से मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, लेट से मैंने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया। तो फ्रेंड्स जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया होगा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिटर्न में मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मेरा इन्वेस्टमेंट था, उसके समय रिटर्न मेरा क्या होगा? इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, तो ऑब्वियसली मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा। इस इंटरेस्ट के ऊपर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीएस। मतलब सपोज मुझे इंटरेस्ट 1 लाख रुपए का रिसीव होगा ना फ्रेंड्स, उसमें से मुझे एट सोर्स कुछ टैक्स डिडक्ट होके रिमेनिंग अमाउंट रिसीव होगी। लेट अस से 10,000 का मेरा टीडीएस हो गया, मुझे नेट कितना रिसीव होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स 90,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। डन। फर्स्ट वाज 192 सैलरी, सेकंड इज फ्रेंड्स मेरा जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट है उसके लिए जो मुझे इंटरेस्ट का रिसीट होगा दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट? टीडीएस। एग्जैक्टली क्या है? पेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मतलब जो भी जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो फ्रेंड्स मुझे रिटर्न में इंटरेस्ट जो भी प्रोवाइड करेगा वो मुझे डिडक्ट करेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो मुझे डिडक्ट करेगा टैक्स। ओके। रेसिपिएंट कौन होगा? मतलब जो रिसीव कर रहा है इंटरेस्ट वो कौन होना चाहिए तब जाके टैक्स का डिडक्शन होगा? यू मस्ट बी रेसिडेंट पर्सन होल्डिंग सिक्योरिटी। ऑब्वियसली फ्रेंड्स मैं होल्ड करता हूं डिबेंचर्स, में होल्ड करता हूं लेट अस से बॉन्ड्स, तो मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट? टीडीएस। ओके। कौन सा पेमेंट कवर्ड? आगे सैलरी कवर्ड था, टैक्सेबल सैलरी कवर्ड था 192 में। यहां पे क्या कवर्ड होगा? इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ओके। तो नंबर 1 पेयर कौन? जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जो जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो जब मुझे इंटरेस्ट पे करेगा तब जाके ये टैक्स का डिडक्शन होगा। मैं कौन होना चाहिए? बीइंग इन्वेस्टर आई मस्ट बी रेसिडेंट पर्सन होल्डिंग सिक्योरिटी, तब जाके टैक्स का डिडक्शन होगा फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 3 पेमेंट यहां पे कौन सा कवर्ड है? जो इंटरेस्ट मुझे रिसीव होने जा रहा है, जहां जो मेरा इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटीज उसके ऊपर का, तब जाके प्रोविजंस कवर होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। कौन से समय पे टैक्स का डिडक्शन करना है? आप आगे कंपेयर करेंगे 192 के साथ, तो 192 में इट वाज व्हाट पता है फ्रेंड्स? इट वाज पेमेंट। 192 में आप चेक करो, इट वाज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब जब सैलरी का पेमेंट किया जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टैक्स का डिडक्शन किया जाएगा फ्रेंड्स। एंड यहां पे आप चेक करो 193 व्हिच इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यहां पे क्या मेंशन किया पता है? इट इज फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। उसका मतलब क्या हुआ पता है फ्रेंड्स? जब कंपनी जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका क्रेडिट करेंगे, बरोबर समझना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब क्या एंट्री पास करेंगे पता है फ्रेंड्स? इंटरेस्ट उनका एक्सपेंडिचर टू इंटरेस्ट पेएबल टू स्मिथ के इंटरेस्ट पेएबल टू XYZ। ओके। तो ये मैंने क्रेडिट किया पेमेंट, मतलब ये मैंने पेमेंट क्रेडिट किया, तो इस पॉइंट के टाइम मुझे टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। समझे फ्रेंड्स आप? तो सपोज इंटरेस्ट मेरा 100 रुपीज का होगा जो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, बट उसमें से मैं इंटरेस्ट पे 90 रुपीज ही करूंगा स्मिथ को, इन्वेस्टर को। रिमेनिंग वुड बी व्हाट? माय टीडीएस लायबिलिटी। ओके। तो रिमेनिंग में जो भी टीडीएस लायबिलिटी होगा उसको मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा ₹10 के तौर पे। मतलब ये क्रेडिट जो मेरा इवेंट अर्लियर हो गया पेमेंट से, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी टैक्स एट सोर्स। ओके। और पेमेंट सपोज मैंने पेमेंट पहले कर दिया, एंट्री नहीं की, मैंने पेमेंट पहले कर दिया, तो पेमेंट के समय पे मुझे 90 रुपीज ही पे करना है, ₹10 का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। समझे फ्रेंड्स आप? तो नंबर 1 इज पेयर, जो मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है वो, जो इंटरेस्ट सिक्योरिटीज के ऊपर मुझे पे कर रहा है वो। रेसिपिएंट कौन? जो इन्वेस्टर होगा वो, बीइंग रेसिडेंट पर्सन जो होल्ड करता है सिक्योरिटीज। व्हाट वुड बी पेमेंट विच इज कवर्ड? इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आगे सैलरी कवर्ड था, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कवर्ड है। टाइम कौन सा होगा? आगे का टाइम कौन सा था? पेमेंट। यहाँ पे क्या? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स मैक्सिमम अमाउंट। आगे क्या था? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब सैलरी अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट एक्सप्रेसली अवेलेबल नहीं है, बट शांति रखो, मैं आगे एक लिमिट आपको एलोबरेट करूंगा, आगे एक लिमिट आपको बताऊंगा। ओके। यहाँ पे डैश है बट इट इज सब्जेक्ट टू 1 और 2 लिमिट जो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। रेट ऑफ टीडीएस इज व्हाट? आगे की कितना टीडीएस का रेट था फ्रेंड्स? आपका जो भी टैक्स था वही आपका टीडीएस था। आपका सैलरी सपोज 12 लाख रुपीज का हुआ तो उसके ऊपर का जो भी टैक्स था वही आपका टीडीएस था। फ्रेंड्स यहाँ पे कितना होगा? फ्लैट 10%। मतलब जब मैं फ्लैट लिखूं ना फ्रेंड्स, आपको क्या समझने का? उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके सरचार्ज ये सब ऐड करने की जरूरत नहीं है। फ्लैट 10%। 1 लाख का इंटरेस्ट, 10,000 का आपका टीडीएस। 1 करोड़ का इंटरेस्ट आपका लेटर से 1 करोड़ का 10% 10 लाख आपका टीडीएस फ्रेंड्स। एंड एब्सोल्युटली मैं चाहूं तो लोअर रेट से टैक्स का डिडक्शन करवा सकता हूं, मैं टैक्स का डिडक्शन ना करूं ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, जिसके लिए मुझे
कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, फॉर्म नंबर 13 फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, डन। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। दैट इंटरेस्ट इज ऑन सिक्योरिटीज विच इज सब्जेक्ट टू टीडीएस। क्रेडिट और पेमेंट क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, एंड फ्रेंड्स लेट अस से फ्लैट 10% इज द रेट ऑफ टीडीएस। ओके, अभी उसका नेगेटिव लिस्ट है, क्या मतलब, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 193। सर्टेन जगह पे मुझे टैक्स का डिडक्शन नहीं करना है, भले इट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, भले इट इज सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। इसमें फ्रेंड्स जितना मैं बताऊं उतना गजब इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्सपेक्टिव वो तो याद रखना ही रखना है फॉर श्योर। ओके, इस स्लाइड में ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये स्लाइड जबरदस्त इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव गजब इंपॉर्टेंस, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव गजब इंपॉर्टेंस फ्रेंड्स। ओके, तो ये स्लाइड के ऊपर जबरदस्त फोकस करना है। बाकी के लिए फ्रेंड्स 2 बार आपके मगज में ये लेटर से कंटेंट जाएगा तो एग्जाम पर्सपेक्टिव सफिशिएंट है फ्रेंड्स। ओके, नंबर 1, कहां पे टैक्स डिडक्शन आपको नहीं करना है, इट इज 4.25% नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स वेयर बॉन्ड्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल नॉट बीइंग नॉन रेसिडेंट। मतलब ये पर्टिकुलर बॉन्ड्स जो रेसिडेंट के पास अवेलेबल है तो उसके ऊपर जो भी उनको इंटरेस्ट रिसीव होगा ना फ्रेंड्स, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। कोई खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, नेशनल डिफेंस वर्ड ध्यान में रखने का। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स 4.25% इज नेशनल डिफेंस लोन 1968 और 4.75% इज नेशनल डिफेंस लोन 1972 वेयर इंटरेस्ट इज पेबल टू इंडिविजुअल। मतलब ये वापस याद रखने का, नेशनल डिफेंस, ऐसे वर्ड सुन के क्या बोलने का, नो टीडीएस। नेक्स्ट आएगा नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, इस पर्टिकुलर बॉन्ड्स के ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट का रिसीट होगा उसके ऊपर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको बोल सकते हैं एनएससी, इसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। समझ रहे हो फ्रेंड्स, नेशनल डिफेंस, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, चारों तरफ में देखो तो वर्ड इज व्हाट, नेशनल 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 नेशनल, ऐसा सुन के क्या बोलने का, नो टीडीएस। डन। ओके, चलो आगे का भी इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है फ्रेंड्स। डिबेंचर्स विच आर इश्यूड बाय इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और लेट अस से कोऑपरेटिव लैंड बैंक्स एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। का मतलब ये जो डिबेंचर्स है वो कौन कौन इश्यू करता है, वो कोई इंस्टीट्यूशन इश्यू करती है, वो कोई अथॉरिटी इश्यू करती है, वो कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी इश्यू करती है, वो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी लेट अस से इश्यू करती है, बट वो डिबेंचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो ना तो उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, बट जो नोटिफाइड है वो फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे 6.5% इज गोल्ड बॉन्ड्स और 7% इज गोल्ड बॉन्ड्स वेयर बॉन्ड्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स अदर देन नॉन रेसिडेंट। ओके, तो ये गोल्ड बॉन्ड्स है, इफ इट इज हेल्ड बाय इंडिविजुअल अदर देन नॉन रेसिडेंट तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। ओके, इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इस लिस्ट का, मतलब ये जो 2 पॉइंट है वो गजब इंपॉर्टेंस है। एक इसको मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा, 2 बार आपके मन में गए होंगे तो लगभग तकलीफ नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। ओके, तो फर्स्ट इज नेशनल डिफेंस, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। नेक्स्ट आएगा डिबेंचर्स बट इफ इट इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज गोल्ड बॉन्ड्स। नेक्स्ट आएगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कोई भी सिक्योरिटी फ्रेंड्स इफ इट इज इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है तो उसमें टैक्स डिडक्शन करने की कोई रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। कोई भी सिक्योरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कोई भी सिक्योरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सॉरी जो स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू किया, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा ना फ्रेंड्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। उसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स हैं जिसमें गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स की है। फर्स्ट इज 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स एंड 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स। इसकी लिमिट है 10,000, मतलब यहां पे 10,000 तक टैक्स का डिडक्शन नहीं करना है, 10,000 के ऊपर जाएगा तो टैक्स का डिडक्शन करना है। मैं रिपीट करूंगा, जनरल सेंस में देखा जाए ना फ्रेंड्स तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, बट 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में 10,000 की लिमिट है, विच इज सम काइंड ऑफ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स, सम काइंड ऑफ सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स। इस बॉन्ड्स में 10,000 की लिमिट है, 10,000 को आपका इंटरेस्ट क्रॉस करेगा तब जाके आपको टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। समझे फ्रेंड्स आप। नेक्स्ट आएगा वापस एक बार इंपॉर्टेंट, डिबेंचर्स। हमें आपका इन्वेस्टमेंट है
विच आर वेदर लिस्टेड और नॉट लिस्टेड, वो उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा वो डिबेंचर का लिस्टिंग है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कि लिस्टिंग नहीं है, विच इज इश्यूड बाय कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, इसको बोलेंगे फ्रेंड्स वाइडली हेल्ड कंपनी। ये वर्ड्स आते थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्लोजली हेल्ड कंपनी, वाइडली हेल्ड कंपनी। ओके, तो व्हाट इज वाइडली हेल्ड कंपनी? इट इज कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जो लिस्टेड कंपनीज है, जो पब्लिक कंपनीज है, तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो उसको बोलेंगे वाइडली हेल्ड कंपनी। मतलब ये जो डिबेंचर्स है ना फ्रेंड्स, वो कौन सी कंपनी इश्यू करती होनी चाहिए? इट मस्ट बी वाइडली हेल्ड कंपनी के डिबेंचर्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट है किस लोगों का, किन लोगों का? इट इज रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ का मतलब इश्यूअर कंपनी कौन? वाइडली हेल्ड कंपनी। क्या इश्यू करती है? डिबेंचर्स। इन्वेस्टर कौन सा है? इन्वेस्टर कौन लोग हैं? इट इज इंडिविजुअल, एचयूएफ बीइंग रेसिडेंट। ओके, तो टैक्स का डिडक्शन नहीं करना है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करो तो। नंबर 1, इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय कंपनी बाय अकाउंट पे चेक, उसका जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता होना चाहिए ना आपको एज ए इन्वेस्टर, वो अकाउंट पे चेक के थ्रू रिसीव होता होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक लिमिट प्रिस्क्राइब की है, लिमिट इज व्हाट? ₹5,000। मतलब आपका इंटरेस्ट 5,000 तक का होगा ना फ्रेंड्स, तब जाके आपको टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। समझे फ्रेंड्स आप? एग्जैक्टली वापस एक बार ये दोनों जबरदस्त इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। ऐसे मम्मी पूछती रहेगी फ्रेंड्स आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स एट सोर्स, टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी इसके इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर। पर दो टाइप के बॉन्ड जो मैंने डिस्कस किए, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, वहां पे 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट वुड बी डिबेंचर्स, जो डेटा से किसने इश्यू किए हैं? इट इज वाइडली हेल्ड कंपनी ने इश्यू किए हैं। इन्वेस्टर कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, एंड अकाउंट पे चेक से आपको पेमेंट आता हो, 5,000 तक आपका पेमेंट हो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स एट सोर्स। बोलो डन, रेडी, ओके। ये छोटा सा लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट, आगे भी एक स्लाइड है, बट फ्रेंड्स अभी इतना समझ लो वापस एक बार। नेशनल डिफेंस, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, सम काइंड ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स डिबेंचर विच इज लेट अस से नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट आएगा गोल्ड बॉन्ड्स। नेक्स्ट आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। एंड नेक्स्ट आएगा वाइडली हेल्ड कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है बीइंग रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, तो फ्रेंड्स अकाउंट पे चेक से रिसीव कर रहे होंगे, 5,000 लिमिट तक आपको कोई डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। नेगेटिव लिस्ट में आगे है फ्रेंड्स सिक्योरिटीज टू एलआईसी, जीआईसी, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सब्सिडरीज ऑफ जीआईसी और एनी अदर इंश्योरर प्रोवाइडेड सिक्योरिटीज आर ओन्ड बाय देम। मतलब जब वो लोग सिक्योरिटी इश्यू करेंगे तब हमको जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगा उसके ऊपर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड दे हैव फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच सिक्योरिटीज। सिंपल वर्ड्स में, जब ये एलआईसी, जीआईसी और सब्सिडरीज ऑफ जीआईसी और कोई भी अदर इंश्योरर सिक्योरिटीज इश्यू करेंगे उसके ऊपर जो भी हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा फ्रेंड्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। लास्ट, सिक्योरिटीज इश्यूड बाय कंपनी where such security is in dematerialized form and is listed on recognized stock exchange in India in accordance with Securities Contract Regulation Act 1956 and rules made thereunder। मतलब जब आपको ये सिक्योरिटी इश्यू की गई थी तब वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में थी, मतलब वो डीमैट फॉर्म में थी, विच इज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड लेट अस से इन अकॉर्डेंस विद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसको स्कारा बोलते हैं, एंड रूल्स मेड देयरअंडर, जिसके ऊपर भी फ्रेंड्स रिडक्शन ऑफ टैक्स की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव ध्यान से समझना हो तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी फ्रेंड्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी तो उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। डिबेंचर्स होंगे जो वाइडली हेल्ड कंपनी ने इश्यू किए होंगे, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ का उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, अकाउंट पे चेक से इंटरेस्ट रिसीव होता होगा, 5,000 की लिमिट है, उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। डन फ्रेंड्स, ओके। दो सेक्शन हमने कंक्लूड की। फर्स्ट वाज in relation to 192 which is salary, next was 193 which is interest on securities। next आएगा फ्रेंड्स, it is interest other than interest on securities, section 194 capital A। तो भी आप समझो फ्रेंड्स, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना वो सिक्योरिटीज में नहीं है, मेरा किसी को लोन दिया है, मैंने किसी को लोन दिया है, वो लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। अब समझे फ्रेंड्स, मैंने आपको लोन दिया, मतलब लोन इज नॉट सिक्योरिटीज, इट इज नॉट डिबेंचर, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट्स, तो ये लोन मैंने आपको दिया, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो इट इज व्हाट? इंटरेस्ट
अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आपको बात करूं, मैंने फ्रेंड्स बैंक में एफडी रखी, वो एफडी का मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इट इज व्हाट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इट इज सेक्शन 194 कैपिटल है, जिसमें टैक्स डिडक्शन की बात आने वाली है फ्रेंड्स। ओके, एकदम सिंपल है ये तो। आप यहां पे चेक करो, पेयर कौन होगा, इट वुड बी एनी पर्सन। बट जो फ्रेंड्स इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करेंगे, मतलब आपने इनको लोन दिया होगा एंड ये आपको इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, तो ये डिडक्शन कब करेंगे टैक्स का, ओनली इफ दे आर कवर्ड बाय सेक्शन 44AB, मतलब इट इज व्हाट, सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। मतलब जो उनको उनका टर्नओवर फ्रेंड्स 1 करोड़ को क्रॉस करता हो, उनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख को क्रॉस करती हो, तब जाके उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट की रिक्वायरमेंट आएगी एंड जो फ्रेंड्स उनको ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होगी, तब जाके वो टैक्स का डिडक्शन करेंगे। उनका टर्नओवर 1 करोड़, ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से कम है, तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट ना हो तो उनको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं। हाँ, बाकी सारे एसएससी को डिडक्शन कर देना है, कंपनी है डिडक्शन कर देना है, पार्टनरशिप में डिडक्शन कर देना है, बट जब बात आती है फ्रेंड्स इंडिविजुअल एचयूएफ की, वो कब डिडक्ट करेंगे टैक्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में, विच इज 194 कैपिटल है, ओनली एंड ओनली व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट। इतना ध्यान में रखना फ्रेंड्स। ओके, मैं रिपीट करना चाहूंगा, पॉइंट नंबर 1, कौन डिडक्ट करेगा टैक्स, इट इज एनी पर्सन। नंबर 2, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में जब उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा, तब जाके ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी, तब जाके वो इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर टैक्स का डिडक्शन करेंगे फ्रेंड्स। रेसिपिएंट कौन होगा, रेसिडेंट पर्सन। पेमेंट कौन सा कवर्ड है, इट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो मैंने आपको बताया, लोन का इंटरेस्ट होगा, एफडी का इंटरेस्ट होगा वगैरह। टाइम ऑफ डिडक्शन कौन सा, जो आगे था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में, इट इज फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, तो ये पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर आप क्या करेंगे, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ओके, लिमिट कौन सी फ्रेंड्स, लिमिट को मैंने यहां पे अलग से डिस्कस किया है, बिकॉज एक थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन है, तो लिमिट को अलग से डिस्कस किया है। रेट ऑफ टीडीएस आगे भी 10% था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये भी 10% रहेगा। एंड फ्रेंड्स आप चाहो तो लोअर रेट से टैक्स का डिडक्शन करवा सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो डिडक्शन बाय वे ऑफ सबमिटिंग व्हाट, फॉर्म नंबर 13 फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, डन, बेसिक बातें हमारे मन में क्लियर है। कोई भी पर्सन जो आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज आपको पे हो रही है, उसके ऊपर टैक्स का रिडक्शन होगा। जब इंडिविजुअल एचयूएफ की बात आएगी, वो आपको पे कर रहे होंगे इंटरेस्ट, तो वो कब आपका टैक्स डिडक्ट करेंगे, ओनली एंड ओनली व्हेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। जो पेमेंट कवर्ड, इट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये पॉइंट होगा जिस पॉइंट के ऊपर आप टैक्स का डिडक्शन करोगे। मैक्सिमम अमाउंट कौन सा, उसको सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। रेट कौन सा होगा, 10% एंड फॉर्म कौन सा होगा, 13। ओके फ्रेंड्स, लिमिट क्या है चेक करो। जनरल लिमिट है 5000 फ्रेंड्स, जनरल सेंस में देखी जाए तो लिमिट इज ₹5000। बट जो इंटरेस्ट ये लोग पे कर रहे होंगे और यहां से पेमेंट आ रहा होगा इंटरेस्ट का, विच इज टाइम डिपॉजिट्स विद बैंकिंग कंपनी, मतलब ये फिक्स डिपॉजिट हुआ बैंक के साथ, टाइम इज फिक्स डिपॉजिट फ्रेंड्स, तो आपने एफडी की होगी बैंक में, और टाइम डिपॉजिट्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, तो ये वापस एक बार एफडी की बात आई। और डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस अंडर नोटिफाइड स्कीम, मतलब जब आपको पोस्ट ऑफिस लेटर से ये डिपॉजिट, वहां पे आपका डिपॉजिट हुआ है, उसमें आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब सिंपल वर्ड्स में आप समझो तो एफडी का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, तो फ्रेंड्स आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 40,000 के ऊपर का आपका इंटरेस्ट होगा तो टैक्स का डिडक्शन होगा, अदरवाइज टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा। एंड वो वापस एक बार सीनियर सिटीजन को होगा ना, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 50,000 फ्रेंड्स। ओके, तो जनरल लिमिट इज व्हाट, 5,000 ऑफ रुपीज। जो एफडी का इंटरेस्ट होगा, सुनना केयरफुली, जो एफडी का इंटरेस्ट होगा तो लिमिट हो जाएगी 40,000 और 50,000 एज द केस में भी। फ्रेंड जनरल 40,000 की लिमिट है, 50 कब, जब आप सीनियर सिटीजन को ये इंटरेस्ट रिसीव कर रहे होंगे तब। बोलो क्लियर, डन, एकदम सिंपल। 193 इट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मेरा इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स में था, बॉन्ड्स में था, तो उसमें से मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, दैट वाज सब्जेक्ट टू टीडीएस। रेट इज 10% फ्लैट रेट है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव लिस्ट है, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 194 कैपिटल है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जो मैंने किसी को लोन दिया है उसका मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मैंने बैंक में एफडी रखी है वहां से मुझे इंटरेस्ट का रिसीट आ रहा है, तो इन दिस केस इट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस। रेट आपको याद रखने विच इज 10% क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये टाइम लिमिट होगी फ्रेंड्स। एंड लेट अस से यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ डिडक्ट कब करेंगे टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 कैपिटल है, व्हेन ओनली एंड
ओनली उनको टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होगी फ्रेंड्स। ओके, जनरल लिमिट 5000, एफडी से इंटरेस्ट आ रहा होगा 40000, सीनियर सिटीजन रिसीव कर रहे होंगे 50,50,000 फ्रेंड्स। ओके, चलो मेरा काम खत्म हुआ है, आपका काम शुरू हुआ है। छोटा सा एग्जांपल है एक्सक्लूसिवली आपके लिए, आगे की सेक्शन में 194 भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो हम सब्सिक्वेंट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए आप वीडियो आज पॉज करो, अभी पॉज करो, ये क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करो, बाद में ही आगे का ये लास्ट थोड़ी मिनट्स आप कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, ट्राई कर लिया, दो बातें सीखने को मिली होगी फ्रेंड्स, बताता हूं। एग्जामिन टीडीएस इंप्लीकेशंस अंडर 194 कैपिटल है इन केसेस मेंशन्ड हियर अंडर। नंबर 1, 2, 3 तीन अलग अलग केसेस फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। ऑन 1 October 2019, Mr. Harish made 6 months fixed deposit of rupees 10 lakhs at the rate 9% per annum with ABC Cooperative Bank. Fixed deposit matures on which date? 31st March 2020. तो फ्रेंड्स इफेक्टिवली आप चेक करो तो 10 lakhs का 9% comes to 90,000, बट ये आपने कब किया? 1 अक्टूबर को, मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? इंटरेस्ट वुड बी ऑफ रुपीज 45,000। चलो मुझे बताओ जनरल लिमिट कितनी है? 5,000, बट एफडी होगा, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये कोऑपरेटिव बैंक हो गई फ्रेंड्स। ओके, तो ये एफडी के केस में लिमिट कितनी हो जाएगी? 40,000, 50,000। यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि सीनियर सिटीजन है कि नहीं, तो हम रेशनल अजम्पशन ऑलवेज ऐसा करता है कि इट इज अदर देन सीनियर सिटीजन। तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 40,000। दिस इज सब्जेक्ट टू व्हाट? टीडीएस। यहाँ पे आपका टीडीएस कितना होगा फ्रेंड्स? अंडर सेक्शन 194 कैपिटल है, इट वुड बी 4,500 ऑफ रुपीज, एंड जो बैलेंस आपका बचेगा फ्रेंड्स 4,500 लेस करने के बाद 4,0500, उतना ही नेट इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा। खबर पड़ी एग्जैक्टली। चलो नंबर 2, ऑन 1 June 2019, मिस्टर गणेश मेड 9 months fixed deposit of rupees 3 lakhs each, carrying interest at the rate 9% with Dwarka branch, जनकपुरी branch, रोहिणी ब्रांच ऑफ XYZ बैंक। बैंक एक ही है, उसकी 3 अलग अलग ब्रांच है, द्वारका, जनकपुरी, रोहिणी। अ बैंक विच हैज एडॉप्टेड CBS मतलब सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम। द फिक्स्ड डिपॉजिट्स मैच्योर्स ऑन 28 February 2020। मतलब देखो फ्रेंड्स 3 फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, 3 FD है, 3 लाख रुपए की FD है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, 9 मंथ्स के लिए आपने एफडी की है। खबर पड़ी? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 एफडी, हर एक एफडी 3 लाख रुपए की, 9% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे 9 मंथ्स के लिए आपने ये पर्टिकुलर एफडी रखी है। तो फ्रेंड्स कितना होगा टोटल हमारा? चेक करो, 3 एफडी इंटू 3 lakhs ऑफ रुपीज इंटू 9% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स टू व्हाट? 60720। फ्रेंड्स आपको अग्रीगेट करना पड़ेगा। नई बात सीखने को क्या मिली? ये जो फ्रेंड्स हमारे पास 40,000 की लिमिट है, 50,000 की लिमिट है, वो पर बैंक होगी। ऑब्वियसली फ्रेंड्स मैंने एचडीएफसी में किया होगा तो एसबीआई को नहीं पता होगा कि एचडीएफसी का इंटरेस्ट मुझे कितना रिसीव हो रहा है, बट एसबीआई की तो अलग अलग ब्रांचेस में मैंने एफडी की होगी तो एसबीआई को तो पता ही होगा कि उसका अक्यूमुलेट होकर टोटल एफडी का इंटरेस्ट कितना आ रहा है। आप समझे? मैंने एसबीआई के अलग अलग ब्रांचेस में इन्वेस्टमेंट किया है, एफडी की है, तो एसबीआई को तो पता होगा बिकॉज वो क्या फॉलो कर रहे हैं? सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम। तो उनको पता होगा कि ये एफडी का इंटरेस्ट अक्यूमुलेट करके मुझे 45,000 की लिमिट कंप्यूट करनी पड़ेगी। मैंने 45,000 की लिमिट जो 40,000 की लिमिट कंप्यूट की है फ्रेंड्स, वो अल्टीमेटली यहां पे आप चेक करो तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 60720, विच इज सब्जेक्ट टू टीडीएस। इसका 10% कर देंगे फ्रेंड्स, इट वुड बी व्हाट? 6075 आपका टीडीएस होने वाला है। एंड जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस बता दो आपको, इट इज 54675। इतना आपको नेट इंटरेस्ट रिसीव होगा आपके अकाउंट में। बोलो रेडी? डन। तो यहां से सेकंड से ऐसे पता चला कि हमको बैंक वाइज अग्रीगेट अमाउंट का बेनिफिट अवेलेबल होगा, बट बैंक की अलग अलग ब्रांचेस होगी तो उसका तो अक्यूमुलेट करके, बिकॉज अक्यूमुलेट करके हम इंटरेस्ट की जो लेटेस्ट लिमिट है वो वेरीफाई करेंगे, बिकॉज बैंक क्या फॉलो कर रही है आज दिन के लिए? CBS। थर्ड आप चेक करो, गजब क्वेश्चन। On 1st April 2019, Mr. Rajesh started 1 year recurring deposit. Recurring deposit is type of fixed deposits. Okay. Of rupees 80,000 per month. फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा फ्रेंड्स? एक साथ में एफडी कर दूंगा 50 लाख रुपए की, अब जो बाय डाटा मैच्योरिटी के टाइम वो एफडी मुझे प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ रिसीव हो जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा? एवरी मंथ आई विल बी मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 80,000 रुपीज का 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है विद PQR बैंक। रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर्स ऑन विच डेट? 31st March 2020। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट? 80,000 का
पहले देखो 80,000 इंटू 8% कर देंगे तो पूरे साल का इंटरेस्ट 6400 का है। हमें खबर नहीं पड़े, ध्यान पी दो। देखो फ्रेंड्स 80,000 का हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट है जो पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो फ्रेंड्स। 80,000 रुपीज का आपका इन्वेस्टमेंट है पर मंथ। ओके, तो उसका इंटरेस्ट जो पर एनम रिसीव होगा इट वुड बी 6400 पर एनम। इंटरेस्ट आप पर मंथ में एक बार कन्वर्ट कर दो तो फ्रेंड्स कितना आएगा, इट वुड बी 533.33। ये पर मंथ हमारा इंटरेस्ट आ गया फ्रेंड्स। अभी ये जब आपने फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ये 533.33 का जो भी हमारा इंटरेस्ट है वो 12 मंथ्स के लिए आपको रिसीव होगा जब आपने फर्स्ट मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा। खबर पड़े जाए अप्रैल 2019 के लिए आपको ये इंटरेस्ट रिसीव होगा। 80,000 के ऊपर का ये इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा 12 नंबर ऑफ मंथ्स के लिए। अप्रैल के बाद आएगा मई महीना, ये इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा 11 नंबर ऑफ मंथ्स के लिए। जून महीने में ये इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा 10 नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, बिकॉज जून के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो जून से लेके मार्च 10 नंबर ऑफ मंथ्स का आपको इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट रिसीव होगा। जून के बाद फ्रेंड्स जब जुलाई महीना आएगा तो यही आपको 9 नंबर ऑफ मंथ्स के लिए इंटरेस्ट रिसीव होगा। जुलाई के बाद अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर के बाद जनवरी के बाद फरवरी के बाद मार्च, मतलब ये आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका पर मंथ का इंटरेस्ट है। अगस्त में इन्वेस्टमेंट किया 8 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 7 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, 5 का मिलेगा, 4 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, 2 का मिलेगा, 1 का मिलेगा। तो इस इंटरेस्ट का टोटल आपको करना होगा। ऑलरेडी मैंने एक्सेल में कंप्यूट करके रखा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये इंटरेस्ट का जो टोटल होता है एक्सेल में मैंने कैलकुलेट किया है, इट इज 41600। ये इंटरेस्ट फ्रेंड्स आ रहा है। ओके, तो आपको कंप्यूट करना हो तो टैली भी कर लेना फ्रेंड्स आप, बट 41600 का इंटरेस्ट आ रहा है। हमको तो क्या चेक करना है, लिमिट कितनी है एफडी की, 40,000 की लिमिट है। सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000 की लिमिट है। का मतलब जो हमारा इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया वो कितना है फ्रेंड्स, 41600। चेक करो हमारा इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स, हमने कैलकुलेट किया तो 41600। मतलब ये इंटरेस्ट हमारा जो रिसीव हुआ वो 40 को क्रॉस करता है कि नहीं करता है, 40 को क्रॉस करता है तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। एब्सोल्युटली यस, 10% विल बी द रेट ऑफ टीडीएस। बोलो कोई तकलीफ ना। आज के सेशन में 3 सेक्शन हमने डिस्कस की। फर्स्ट वाज पहले बेसिक हमने डिस्कशन किया इन रिलेशन टू टीडीएस, क्यों गवर्नमेंट ये प्रोविजंस लेके आई। हम टैक्स इवेजन अभी इससे बहुत रेयर केस में कर पाएंगे, रादर लगभग तो कर ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। एंड लेटर से 3 सेक्शंस हमने डिस्कस किए। उसके पहले जो डिडक्टिव पान फर्निश नहीं करेगा तो 20% और एक्जिस्टिंग रेट विच एवर इज हायर, जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर टैक्स रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो फ्रेंड्स आप टैक्स रिडक्शन नहीं करोगे तो 30% डिसअलाउंस आएगा। जो रेसिडेंट को पेमेंट किया जाएगा तो नॉन रेसिडेंट को पेमेंट होगा तो 100% डिसअलाउंस आएगा। 3 सेक्शन डिस्कस की। फर्स्ट वाज 192 विच वाज सैलरी, नेक्स्ट वाज 194, 193 हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। 193 विच इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट वाज 194 कैपिटल है, 194 कैपिटल है विच इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फ्रेंड्स। ओके, सब्सिक्वेंट सेशन में हमारी जर्नी हम शुरू करेंगे 194B से विच इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल एक्सेट्रा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.